नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटी 2024 का एग्जाम केवल एक दिन बचा है, तो आज हम मैथ्स पेडागोजी पेपर 2 के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब केवल चंद घंटे बचे हैं, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ऑप्शन है टाइलिंग, चौपड़ भी कहते हैं इसको, सममिति, प्रतिरूप या अनुपात। तो याद रखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार बात की जाए तो प्राथमिक विद्यालय में अनुपात का जो रेशियो का जो पोर्शन है, रेशियो का जो टॉपिक है, ये पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें सही कथन को आपको पहचानना है। पहला कह रहा है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक जो समान होता है, जो इकाई होता है बिल्कुल समान होता है। ठीक है, तो एक गलत बात है। देखिए, मान लीजिए अब आयत की बात लीजिए, कोई एग्जांपल ले लीजिए, तो आयत का अगर परिमाप निकालेंगे तो कोई अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो उस सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब वहीं क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो ठीक है, तो ये समान नहीं है, अलग अलग हैं। सेकंड का रहा है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कोई भी आकृति है, मान लीजिए चाहे आयत ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए, गोला, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी आकृति ले लीजिए। ठीक है, तो उसके आकार का मतलब कि एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने में जो दूरी तय कर रहे हैं वही उसका परिमाप का निर्धारण करता है। तो आकार ही उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी गलत है, आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको पहला दूसरा कोई भी आंसर सही मिल जा रहा है तो उसके नीचे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका समय बचत होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन तीसरा, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, सत्य नहीं ये पूछा है। देखिए, पहला लिख रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो तीसरा का पहला है बिल्कुल करेक्ट है। अगर प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो गणित जो है क्या है, प्रत्यक्ष मुद्रा में है। ठीक है, आपको दिखता है, मूर्त अवस्था में बच्चों को सिखाया जाता है ज़्यादातर, और कल्पना की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। इस पूरे 30 क्वेश्चन की इस वीडियो में, इसमें 30 क्वेश्चन है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और 15 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स पेडागोजी के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन या दिक् स्थान की समझ विकसित होने की संभावना अधिक होती है? देखिए, किसमें जो है उनको दिक् स्थान की समझ जो है विकसित होने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो देखिए, पहला देखिए, चौथा का चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चौपड़ आकृतियों को पहचानने से क्या होगा, उनके अंदर त्रिविमीय विवेचन या दिक् स्थान की समझ डेवलप होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे कि 3/5 और 3/7। ठीक है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर जानते ही हैं। तो रोशन की प्रतिक्रिया क्या थी? चूंकि अंश समान है और 7 जो है 5 से बड़ा है, अतः 3/5 3/7 से बड़ा है। चूंकि देखिए, विद्यार्थी क्या सोच रहा है कि ऊपर जो का क्या है, सब क्या है, समान है, तो नीचे का हर के तुलना कर ले रहा है, और तुलना करने में 7 उसको बड़ा दिख रहा है, तो कह रहा है कि 3/5 से 3/7 क्या है, बड़ा है। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, 3/5 बड़ा है। तो यह क्या बताता है? तो यह बताता है दोस्तों कि रोशन तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। रोशन अभी तक भिन्नों की जो अवधारणा है, कंसेप्ट हैं, उनको अच्छी तरह भलीभांति परिचित नहीं है, इसीलिए वह 3/7 को बड़ा बता रहा है 3/5 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, पहला कह रहा है 100 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, सॉरी 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। तो ऑप्शन नंबर 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, परवर्ती या अनुवर्ती एक ही चीज है, तो 1000 का परवर्ती क्या होगा, 1001 होगा। ठीक है, अब इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, फिर 1000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आगे हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमको पहला आंसर क्या है, करेक्ट मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, 17,863 पाने के लिए 8,008 प्लस 8,088 और 8,808 की योग में से क्या घटाना होगा? तो तीनों क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। जब इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 24,904। इसका योग क्या आएगा, 24,904 आएगा। उसमें 17,863 क्या करिए, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आंसर मिलकर आएगा 7,041। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर, संख्या 9
90,707 में को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन में छोड़ देना हूँ इसको। तो शेषफल निकल कर आएगा 8वें का, ऑप्शन नंबर सी 5 आएगा इसका आंसर शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9वां नंबर। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, लघुत्तम समापवर्ती जो है 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए एक छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। इसका प्रयोग करेंगे, इसको नोट कर लेंगे अगर नहीं याद है तो आप लोगों को। तो पहली संख्या क्या है 48 है, दूसरी संख्या क्या है x मान लेंगे, निकालना है। LCM दिया हुआ है 432, HCF दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक दिया है 6। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से देखिए 6/48। अब x बराबर क्या होगा 432/8। x बराबर क्या होगा 432/8 होगा। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 9वां का D 54। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 1/3 के पावर -1 लिखा है, इसमें भी 1/4 के पावर -1 लिखा है और टोटल के पावर क्या है -1 लिखा है। देखिए -1 घात में क्या लिखा हुआ है -1 लिखा है। तो यह जो है 1/3 अगर -1 जो घात है अगर इसको हटाना है तो पूरा भिन्न क्या है पलट जाएगी, उल्टा हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है -1 हटेगा तो ये हो जाएगा 3, केवल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाला सॉल्व करेंगे पहले 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -4 हो जाएगा इसके भी। ठीक है, और टोटल के खाते -1 लिखा हुआ है ए वाला, देखिए। ठीक है, तो ए हो जाएगा -1। ठीक है, 3 में से -4 करेंगे, ए -1 आएगा और टोटल के पास -1। तो -1 अगर घात करेंगे तो 1 बटा लग जाएगा यहाँ पर, मगर -1 तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1 ही आएगा। 1/-1 बराबर -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। देखिए 3/2, 4/3, 5/6, 9/7। कुछ नहीं करना है, केवल लसा ले लेंगे तो लसा कितना निकल कर आएगा 42 आ जाएगा। 2, 3, 6, 7 तो लसा कितना आएगा 42 आएगा। देखिए हर वाले से भाग देंगे और जितना भागफल आएगा उसका गुणा अंश में कर लेंगे। हम यही लोग करते आए हैं LCM निकाल के तुलना करते समय। ये आएगा 63, ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 35, ये आएगा 54। देखिए सबसे बड़ा क्या है 63 है। तो 63 किसका है 3/2 का है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 3/2 इसमें सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से इसका और इसका सबसे अच्छा अनुमान क्या होगा या कह सकते हैं सन्निकट मान क्या होगा। तो 7.1 क्या है 7 के बिल्कुल पास है। देखिए 0.5 के अगर बगल में होगा मतलब इससे पहले होगा तो वो संख्या होगी, और 0.5 के आगे होगा तो निकट वाली संख्या होगी। तो 7.1 7 होगा। 3.85 क्या है 4 के बिल्कुल करीब है, 4 हो जाएगा। ठीक है, अपान 9.09 ये 9 के बिल्कुल करीब है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 × 4/9। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 13वां क्वेश्चन। 19,000, 19 सैकड़ा और 19 इकाई किसके बराबर है। कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल जोड़ दीजिए 19,000, 1900, 19 सैकड़ा और 19 इकाई। तो आंसर निकल के आ जाएगा आप लोगों का सामने 20,919। 20,919 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। मैं कौन सी संख्या हूँ। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। आपको बताना है कि संख्या कौन सी है। देखिए 36, 48, 56, 24 दिया हुआ है। इसमें सही आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 36। देखिए एक सम संख्या भी है, 2 अंक की सम संख्या है, और ये 3, 4, 6 का जो लसा होगा क्या होगा लसा 2, 2, 4, 3, 12 लसा हो जाएगा। तो 12 का ये गुणज है, मल्टीपल है। देखिए 12, 3, 36 तो मल्टीपल भी आ रहा है 12 का। इसके 9 गुणनखंड भी हैं। कौन कौन से गुणनखंड हैं। गुणनखंड वे होते हैं जो कि उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करते हैं, काटते हैं उससे। जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, फिर 18 होगा, और फिर वो खुद संख्या 36 भी खुद होगा। ठीक है, तो ये काउंट कर लेंगे। 9 क्या है 9 इसके गुणनखंड भी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा 36। नेक्स्ट देखेंगे। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए पहले तो क्षेत्रफल निकालने के लिए उसको चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो परिमाप बराबर है वर्ग के और आयत के, तो 24 ही होगा। 24 × 2 प्लस लंबाई कितना है 8 है, धन चौड़ाई b। ठीक, ब्रिथ मतलब चौड़ाई 2 से काट देंगे 12 आ जाएगा। तो
12 बराबर 8 धन बी, तो चौड़ाई कितना निकल कर आया, 12 में से 8 गया 4, चौड़ाई निकल कर आया 4 और लंबाई पहले से दिया हुआ है 8, 4 बटे 32। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 15 का डी 32 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 16वां क्वेश्चन। देखिए किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। तो ये संख्याएं क्या आप खुद बताइए, क्या वही एक संख्या होगी, दो मतलब एक ही आंसर आएगा कि कई आंसर आएंगे। जैसे हम कहेंगे नहीं, कोई कह रहा है 1 गुणे 24 रहेगा तब भी आंसर आएगा गुणनफल, कोई कहे नहीं 3 गुणे 8 रहेगा, कोई कहे 4 गुणे 6 रहेगा, कोई कहे नहीं 2 गुणे 12 रहे। तो इसके देखिए मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। देखिए मैं पिछले कई वीडियो में बताया हूँ, मुक्त प्रश्न वाले प्रश्न और बंद सिरे वाले प्रश्न। मुक्त सिरे वाले प्रश्न वे होते हैं जिनके एक से अधिक आंसर आते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बंद सिरे वाला प्रश्न नहीं है, बंद सिरे वाले प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें केवल एक ही आंसर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से समझाइए। जो कोई लेंथ माली नापा जा रहा है उसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो क्या क्या करना चाहिए क्रम से आपको बताना है। देखिए तो चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लीजिए पहले, ठीक है। चारों ऑप्शन को जब रीड करेंगे 17 नंबर में, तो पहले देखिए क्या करेंगे। तो देखिए आपको शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, ठीक है। कोई पहले तो अवलोकन करेंगे कि ठीक है वस्तु क्या चीज़ है, उसको बारे में हम लोग पहले एक नज़र देखेंगे। सबसे पहला काम तो वो करेंगे, ये नंबर 1 पर हो गया, ठीक है, सी वाला। उसके बाद देखेंगे शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले अमानक इकाई मतलब कि बित्ता उतना नाप लेंगे, ठीक है, पहला का दूसरा काम ये कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, शिक्षार्थी लंबाई नापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, तो इसके बाद ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है शिक्षार्थी मीटरी या मीट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। पैमानों के बीच जैसे इकाई दहाई लंबाई जो है मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, ये सब क्या है पैमानों को, उनके बीच संबंधों को समझेंगे। तो लास्ट में ए वाला आएगा। तो पहला काम करेंगे अवलोकन करेंगे, दूसरा काम करेंगे अमानक इकाइयों, बित्ता होता से जैसे बित्ता हो गया तो उससे कोई चीज़ हो गया, ठीक है, उससे नापेंगे। उसके बाद जो है मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है उनके बीच के संबंधों को समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, CBAD, ये क्रम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का अत्यधिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो 18 में देखिए उसमें अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट्स का परिचय देने के संदर्भों का यूज किया जाना चाहिए। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। जैसे कोई भी अवधारणा कॉन्सेप्ट बता रहा है अगर गणित की क्लास में, तो संदर्भ जरूर देना चाहिए कि संदर्भ कहाँ से लिया गया है, और ज़्यादातर संदर्भ का प्रयोग उसके कह सकते हैं कि आसपास के परिवेश से उठाकर देना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में अच्छे से उच्च जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाए जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए किसी चीज़ का किसी पाठ्य पुस्तक का क्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं के संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, या फिर क्रियाकलाप को लिखना, ये सब क्या है, ये सब थोथी बातें हो गई, ये एक की कह सकते हैं कि क्षुद्र बातें हो गई। जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चे को गणित पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना अगर बात कीजिए बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी क्लियर करने की संरचना बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए, जो सबसे सही कथन है। तो 20वां का जो ऑप्शन नंबर सी देखिए, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जो बीजगणितीय विचार हैं, जैसे इसे आपने पढ़ा होगा एक्स वाई, ये सब जो रैखिक समीकरण पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसकी जो संकल्पना है तो उसका जो परिचय आप करा सकते हैं, कराना जो अब छोटे बच्चों को उनकी नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं, देखिए पूर्ण संख्या मतलब मान लीजिए 5 धन 5, ठीक है, का योग 10 आ गया, एक पूर्ण संख्या होती है। यह किस तरह का गुण है। तो दोस्तों यह गुण जो है संवरक गुण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, संवरक गुण। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे।
किस तरह के होंगे? 4 की बात की जा रही है, याद रखेंगे। बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश किस तरह होंगे? तो 22 का सही आंसर होगा रेखा और रेखा खंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? याद रखेंगे 23 में। तो सही आंसर क्या होगा 23 का? देखिए, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना का है उपयोग किया जा सकता है। देखिए, वास्तविक जिंदगी संबंध, गणित का संबंध बनाना है और उनके अंदर गणित की अंतर विषय समझ विकसित करना, डेवलप करना है, तो उनको क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना का काम करवाया जा सकता है, जिससे उनके अंदर गणित से उनका लगाव डेवलप होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? देखिए, संप्रेषण जानते होंगे कि दो चीज, जिसे एक टीचर हो गया या स्टूडेंट हो गया, फिर किसी दो व्यक्तियों के बीच में अर्थपूर्ण जो है प्रवाह होता है शब्दों का, चाहे मौखिक रूप से भी हो सकता है संप्रेषण, तो इसको संप्रेषण कहते हैं। तो गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख का विकास करना है, तो आप विकास जो कर सकते हैं वो गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, ये हो जाएगा, तभी उनका विकास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, ठीक है, पूर्णांक हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, वो अगर गुणा, भाग, जोड़, घटाना चारों संक्रियाएं कर ले रहा है, तो विद्यार्थी जो है दोस्तों संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा, संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, 27 गुणे 28 बराबर लिखा, 36 गुणे 4 गुणे रिक्त स्थान भरना है। तो पहले आप रिक्त स्थान भर लीजिए कि संख्या यहाँ आएगा क्या। देखिए, 36 गुणे 72 का जो होता है 36 गुणे 2 होता है, 36 गुणे 2 होता है, 36 दे दिया है तो इसका 2 और चाहिए। 28 का क्या होता है? 28 का होगा 7 गुणे 4, ठीक है, तो 4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या भरा जाएगा? 7 भरा जाएगा। तो दोनों को करेंगे तो कितना है? 14 आएगा। तो रिक्त स्थान क्या भरा जाएगा? 2 गुणे 7 कहिए चाहे 14 कहिए, ये 7 का गुणज है, बिल्कुल 7 का गुणज है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है, तो 14 अभाज्य संख्या नहीं है, आपको पता ही होगा 14 कट रहा है, ये विभाज्य वाली संख्या है। ठीक है, 10 से कम है, बिल्कुल गलत बात, 10 से कम नहीं है। यह सम संख्या है, तो आपको दिख रहा है 14 क्या है? 2 से कट जाएगी, सम संख्या है। 56 का गुणनखंड है, तो बिल्कुल 56 का गुणनखंड भी है। ठीक है, 14 चौके 56। तो देखिए ADE जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20, 18 और 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की 18, 12 और 5 सेंटीमीटर है। बक्से ए का आयतन बक्से बी के आयतन से कितना गुना है? ठीक है, कितना गुना है पूछ दिया। जब गुना पूछ दिया तो भाग दे दीजिए। तो बक्से ए का जो आयतन है बक्से बी के आयतन की तुलना में, तो ए वाला ज़्यादा दिख रहा है, तो 20 गुणे 18 गुणे 15 ए वाला हो जाएगा आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और दूसरा हो जाएगा 18 गुणे 12 गुणे 5 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 18 से 18 कट गया, 4 तिहाई 12, 4 5 20 और 3 से 3 कट गया, तो ये कितना गुना है? 5 गुना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 5 गुना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, मतलब रात हो गया, तो सिडनी में अगले दिन का समय है 1:19 AM, मतलब मिडनाइट के बाद वाला 1:19। ठीक है, यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है, तो सिडनी में क्या होगा? पहले तुलना कर लेते हैं कितने घंटे का अंतर आ रहा है। देखिए, 8:49 से लेके 1:19 AM, देखिए कितने घंटे का डिफरेंस हो रहा है। तो डिफरेंस हम निकालेंगे तो 4 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए, 8:49 PM है, तो उसके बाद 12 बज जाएगा, AM हो जाएगा, उसके बाद 1:19 का है, तो 4 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब कि इसमें केवल 4 घंटा 30 मिनट ऐड कर देंगे, तो 11 4 के बाद 3 बजाएगा, 3:49। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, 3:49 बजेगा दिल्ली में, सॉरी सिडनी में। ठीक है, दोपहर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 के गुणनखंडों की संख्या बताना है आप लोगों को। तो 42 गुणनखंड निकाल लीजिए। पहला तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर 42 खुद हो जाएगा। तो इस संख्या 1 2 3 4 5 6 8 होंगी। तो टोटल कितनी संख्या होंगी? 42 गुणनखंड होंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है।
यदि 567 को 567 से भाग देने पर कितना भागफल आएगा, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, करके भी चेक कर सकते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1001 ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।